एक टमाटर को ग्रो करने के लिए 20 से 25 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक गोभी को ग्रो करने के लिए 40 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। मैंने खुद ने फल सब्जी फेंका है। समस्या हमेशा से था स्टोरेज। ये मेरे घर का प्रॉब्लम था, मेरे समाज का प्रॉब्लम था, बट जो रियल में मेहनत करता है ना इस देश में, वो आज भी किसान है। वो सुबह 4 बजे उठ करके अपने मवेशियों को खाना दे करके वो जाता है, अपने खेत पर जाता है, वहाँ कुदाल चलाता है, फिर वो फल सब्जी ग्रो करता है। उस ग्रो किए हुए फल सब्जी को फिर वो तोड़ करके लाता है और टोकरी पे सर पे उठा करके 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस है जो ट्रैवल करता है। 50 किलो 100 किलो का टोकरी लेकर के वो जाता है, वो बेचता है मंडी में। और सबसे दुखद बात यह है कि भारत की आधी से ज़्यादा आबादी जो है मंडी 8 बजे के बाद जाती है फल सब्जी खरीदने के लिए। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ इसलिए 8 बजे के बाद मंडी जाते हैं कि उनसे किसी भी दाम में खरीद पाए फल सब्जी। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि वी एज अ ह्यूमैनिटी हैज़ फेल्ड। इससे ज़्यादा अच्छा चीज़ नहीं हो सकता था कि मेरा जन्म गांव में हुआ है। गांव के पगडंडियों से निकला हुआ बच्चा आज अपने स्टार्टअप को लेकर के नेशनल और इंटरनेशनल मंच पर जा पा रहा है। निक्की को बड़े होते हुए अमेरिका के किसी लोगों ने नहीं देखा है, मेरे समाज ने देखा है मुझे बड़ा होते हुए। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि निक्की अभी पढ़ने गया है, वो वापस आएगा तो हमारे लिए कुछ करेगा। इट्स नॉट अबाउट कि आपको क्या नहीं आता है, इट्स ऑल अबाउट कि आपको जो आता है वो अच्छे से आता है कि नहीं। वेलकम टू द चेंज मेकर शो। कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं सर? बहुत ही अच्छा हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आवर शो द चेंज मेकर शो। चेंज मेकर शो इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कनेक्ट इंडस्ट्री लीडर्स। हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम आज की जनरेशन, यूथ जनरेशन ऑफ इंडिया को एक इंस्पायरिंग स्टोरीज बताएं, उनको आगे बढ़ने का एक तरीका क्लियरली आप जैसे लोगों से उनको सुनने को मिले। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप हमारे शो में आए, आपने टाइम निकाला इसके लिए। शो की शुरुआत मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन से करना चाहूंगा और विद नो डाउट वो है सप्तकृषि। आप सप्तकृषि के बारे में एक बार हमारे ऑडियंस को बताएं, व्हाट इज सप्तकृषि? सप्तकृषि हमारा एक एग्री स्टार्टअप है और अगर आप सप्तकृषि को देखें तो सप्त और कृषि दो शब्द से मिलकर के बना है, जिसमें सप्त का मतलब 7 होता है, कृषि मतलब एग्रीकल्चर होता है। तो अगर आप एग्रीकल्चर को देखेंगे तो देयर आर 7 फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोमिनेंट फॉर्म, जिसमें कि हॉर्टिकल्चर है, क्रॉप मैनेजमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है, रेडिकल्चर है, एग्रीकल्चर। तो इस तरह से 7 प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है। तो वहीं से सप्तकृषि आता है कि और हमारा जो टैगलाइन है वो है कनेक्टिंग एग्री डॉट्स। इसका क्या मतलब है कि उन 7 फॉर्म्स में जो मेजर डॉट्स हैं, जहाँ पे कि लोगों को मेजर समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करने का काम सप्तकृषि करता है। तो प्रमुखता से अभी हम लोग हॉर्टिकल्चर में जो उन 7 में से जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर ही क्यों? राइट, हम क्रॉप मैनेजमेंट में कुछ कर सकते थे, हम एनिमल हस्बेंड्री में कुछ कर सकते थे, तो सप्तकृषि ने हॉर्टिकल्चर ही क्यों चुना? राइट। तो अगर आप भारत के किसान को देखेंगे तो अगर उसमें आप 100 किसान को लेते हैं तो 95 जो किसान हैं वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं। अगर उस 95% को अगर आप 100% कर लेते हैं कि अगर 100% ऑफ स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, उसमें 70 से 80% जो लोग हैं उनके पर डे का एक्सपेंस, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं अर्निंग की बात नहीं कर रहा, उनका एक्सपेंस। इसका क्या मतलब है? वो छोटे किसान जो 4,000 5,000 पर मंथ कमा पाते हैं, उनका जो हर दिन का एक्सपेंस है कि उनके बच्चे रात में दाल खाएंगे या जो सब्जी वो उगाए हैं वही सब्जी खा के सो जाएंगे। पर डे का एक्सपेंस उनका डिपेंड करता है कि उनका कितना फल और सब्जी बिका है। और ऐसे 70 से 80% जो छोटे किसान हैं वो डिपेंड करते हैं हॉर्टिकल्चर पे। और हॉर्टिकल्चर में सबसे बड़ा समस्या है प्रोडक्शन। भारत जैसे फर्टाइल देश में प्रोडक्शन कभी भी समस्या नहीं रहा है। हमारी मिट्टी इतनी उर्वरक है, इतनी स्ट्रांग मिट्टी है कि प्रोडक्शन कभी समस्या नहीं रहा है। समस्या हमेशा से था स्टोरेज। समस्या उसको बचाने का है।
ओके मैं एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे। जहाँ तक मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, यू हैव डन योर बीटेक। हाँ। आपने बीटेक में पढ़ाई करी, किस ब्रांच में किया आपने? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नाउ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज टोटली डिफरेंट। हाउ दिस इज कनेक्टेड? आपने पढ़ाई करी इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर में इतना अच्छा आप कर रहे हैं, आपकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपने सोचा कि मुझे कुछ एग्रीकल्चर में करना है? कैसे सोचा आपने? यहाँ की शुरुआत क्या है? मैं भागलपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ और वहाँ के एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। ओके। हो सकता है कई सारे लोगों ने टीवी पर किसानों को फल और सब्जी फेंकते हुए देखा होगा। हम सब ने देखा है आई गेस। और बट बिलीव कीजिए वो हमारा पेन है। ओके। मैंने खुद ने फल सब्जी फेंका है। ओके। और मुझे ये बताते हुए बहुत दुख और खेद भी होता है कि अगर फल और सब्जी फेंका जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल लॉसेस नहीं है हम जैसे किसानों के लिए। ये कहीं ज़्यादा है उससे। मैं आपको सरप्राइज करता हूँ कुछ फैक्ट्स से। एक टमाटर, क्योंकि यूजुअली आप टीवी पे देखते होंगे कि इतने टमाटर फेंके गए, और सबसे इजीली खराब होने वाले प्रोडक्ट में भी मैं बोलूं बहुत जल्दी टमाटर खराब भी हो जाते हैं। एक टमाटर को ग्रो करने के लिए 20 से 25 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक टमाटर की बात कर रहे हैं? टमाटर की बात कर रहा हूं मैं, 1 केजी की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा। एक टमाटर को ग्रो करने के लिए 20 से 25 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक गोभी को ग्रो करने के लिए 40 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। अगर वो टमाटर, गोभी या कोई भी फल सब्जी रोड पर फेंका जाता है, इसका सिंपली यही मतलब नहीं है कि वो सिर्फ इकोनॉमिकल लॉस है। वो 1000 ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, यस, रिसोर्सेस इज आल्सो गेटिंग वेस्टेड। लेट मी टेल यू, भारत में एग्रीकल्चर अभी भी फ्रेश वाटर पे होता है। वो पोर्टेबल वाटर जो पीने वाला पानी है उससे एग्रीकल्चर किया जाता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि चेन्नई में, दिल्ली में, बेंगलोर में क्या हाल है, पानी खत्म हो गया, बिल्कुल, और एक तरफ हम इतने बड़े प्रोडक्शन को वेस्ट कर रहे हैं। तो इतने पानी का वेस्टेज है। इतना ही नहीं सा, ये सिर्फ पानी की समस्या, बर्बादी की समस्या नहीं है। 1000 ऑफ आवर्स ऑफ मैन पावर। एक छोटा किसान, अगर आप उसको देखेंगे, हम और आप तो मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ, बट जो रियल में मेहनत करता है ना इस देश में, वो आज भी किसान है। वो सुबह 4 बजे उठ करके अपने मवेशियों को खाना दे करके वो जाता है, अपने खेत पर जाता है, वहां कुदाल चलाता है, फिर वो फल सब्जी ग्रो करता है। उस ग्रो किए हुए फल सब्जी को फिर वो तोड़ करके लाता है और टोकरी पे सर पे उठा करके 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस है जो वो ट्रेवल करता है। 50 किलो 100 किलो का टोकरी लेकर के वो जाता है और वो बेचता है मंडी में। और इससे भी दुखद बात यह है, और सबसे दुखद बात यह है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी जो है मंडी 8 बजे के बाद जाती है फल सब्जी खरीदने के लिए। बिल्कुल। पता है क्यों? क्योंकि उन छोटे किसान को आधे रेट पर वो फल और सब्जी बेच करके जाना होता है, क्योंकि उनको फिर से 14 किलोमीटर पगडंडियों से चल के अपने गांव जाना होता है। अच्छा। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि वी एज अ ह्यूमैनिटी हैज फेल्ड। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ इसलिए 8 बजे के बाद मंडी जाते हैं कि उनसे किसी भी दाम में खरीद पाए फल सब्जी, थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। कॉमन मेंटालिटी होती है हमारी, थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। बट आप उसके स्ट्रगल को देखो। उनको लौटना है घर, 15 किलोमीटर दूर है घर, कोई साधन नहीं होगा, चल के जाना है। आज भी साहब, आज भी हाईवे से आप 3 किलोमीटर नीचे उतरो, आपको रियल गांव दिखेगा, और वहां क्या पहुंचा है वो दिखेगा। ये एक फार्मर फैमिली का जो एक पेन पॉइंट मैं कह लूं, और इतने अंदर तक का दर्द, ये आप कैसे समझ पा रहे हैं? आर यू फ्रॉम अ फार्मर फैमिली? हमारे, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों ने टीवी पे देखा हो, बट मैंने अपने बगान का आम अब रोड पर फेंका है। तो मैं वो पेन से गुजरा हूं, क्योंकि हमें इतना भी पैसा नहीं मिला कि हम अपने आम को सुचारू रूप से मंडी तक पहुंचा पाए। जो ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट लगता ना, तो उससे बेहतर था कि जैसे 5000 रुपया मुझे ट्रांसपोर्ट करने में ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लगता, बी पॉइंट पे मंडी है, ए पॉइंट पे मेरा घर है या मेरा बगान है जहाँ पे आम प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। और उस पूरे आम का कीमत मुझे 4000 रुपया मिलता। आम की जब बात हो रही है, आपने भी 2 पॉइंट ऑलरेडी बोला, लाइक यू बिलोंग टू भागलपुर, और अब बात आ गई आम की, तो भागलपुर काफी फेमस है आम के लिए। कौन से आम के लिए फेमस है ये? भागलपुर मेनली, भागलपुर में 2 आम ग्रो होता है। एक होता है जर्दालू आम
और Okay. जर्दालू आम मतलब बहुत ही अर्ली वैरायटी ऑफ आम होता है। और ये आम का हमेशा से उसका एक जीआई टैग रहा है भागलपुर पे। Okay. और इस आम को हमेशा सर्व किया जाता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के डिनर अच्छा। पार्टीज में। और दूसरा आम जर्दालू के जस्ट बाद जो समय आता है वो होता है मालदा आम का। मालदा आम, तो इसके ये बारे में दो आई आम- गेस हम सबको पता होगा। एग्जैक्टली तो ये दो तरह के आम हैं जो भागलपुर में बहुत ही Famous प्रोमिनेंटली ग्रो किए जाते हैं और एक मेजर हब है भागलपुर आम को ग्रो करने का। तो कभी भी ज्यादा ग्रो करना इस बात का सूचक नहीं है कि आपकी इनकम ज्यादा होगी। ज्यादा ग्रो करना बट इस बात का सूचक जरूर है कि इस बार आपका वेस्टेज ज्यादा होने वाला है, क्योंकि कुछ भी आप कर लीजिए 30 to 40% जो आपका फल और सब्जी है वो वेस्ट हो जाना है। राइट। और अगर फिर भी ये आपको लगता है कि ये भागलपुर के एक किसी छोटे से गांव का प्रॉब्लम है, फिर भी आप सेंसिटाइज नहीं हो रहे हैं इतने प्रॉब्लम को सुन करके भी, तो अब आप होइएगा। क्योंकि जब आप उस आम को या अमरूद को या टमाटर को आप रोड पर फेंकते हैं तो वो जब सड़ता है तो वो एक गैस इमिट करता है जिसका नाम मीथेन है, और उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसी 25 गुना ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। अच्छा। तो आप ये देखिए कि एक छोटे से गांव का समस्या एक वैश्विक समस्या से लिंक है, तो आप उसको सिर्फ उस गांव का आइसोलेटेड समस्या मत मानिए। इसमें मुझे दिनकर का बस एक पंक्ति याद आता है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। वाह, क्या बात है। दिनकर की धरती से और दिनकर की बातें, बहुत ही खूब। मैं एक बार ये समझना चाहूँगा और मैं ऑडियंस को बताना भी चाहूँगा, सप्त कृषि के फाउंडर हमारे साथ बैठे हुए हैं और सप्त कृषि को हम सब ने एक दूसरे नाम से भी जाना हुआ है। सर आप बताएं। सप्त कृषि को आप जानते हैं सब्जी कोठी के नाम से। सब्जी कोठी के नाम से। तो ये सब्जी कोठी, ये नाम कैसे आया आपके दिमाग में? सप्त कृषि आपने बता दिया, सप्त ऋषि से आया, बट ये सब्जी कोठी कैसे, आपने क्या सोचा इसके बारे में? सब्जी कोठी इस तरह से आया कि मैं सप्त कृषि के अंतर्गत जब ये प्रॉब्लम को देखा तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मुझे बड़ा अर्ज था कि क्योंकि ये मैं प्रॉब्लम देखा नहीं, ये मेरा ही समस्या था। हाँ, ये अगर आप वहां से हैं और अगर आप एक किसान फैमिली से हैं तो ये एक हर घर की प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, कम्युनिटी प्रॉब्लम आई कुड से। ये मेरे घर का प्रॉब्लम था, मेरे समाज का प्रॉब्लम था, मेरा प्रॉब्लम था। राइट। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि मैंने प्रॉब्लम देखा, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व ही करना था। और मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक्य मुझे ध्यान आ रहा है सब्जी कोठी को लेकर के, कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था नालंदा यूनिवर्सिटी में तो मैं बड़ा ये था कि क्योंकि मैं एक इंजीनियर भी हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर मैंने मास्टर्स किया इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस में नालंदा यूनिवर्सिटी से। तो जब आप मास्टर्स करते हो तो आपको डिसर्टेशन या थीसिस करना होता है, जिसमें कि आप कुछ नया ढूंढते हो, कुछ नया करने का सोचते हो। तो जो वो थीसिस होता है, जो वो डिसर्टेशन होता है, तो उसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि मैं कुछ बड़ा करूँगा। तो मैं अपने प्रोफेसर के पास जाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि सर मैं कुछ बड़ा सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं ग्लोबल वार्मिंग सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं उस समय एक बहुत ही अलग ऊर्जा थी, तो जो मन में आता कि मैं ग्लोबल वार्मिंग सॉल्व, मैं उस समय चूंकि इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा था तो ये सारे हॉट टॉपिक्स थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमेशा थोड़े बड़े ही होते हैं। एग्जैक्टली, तो बड़े देखने भी चाहिए। लेकिन मेरे प्रोफेसर ने एक उस दिन बहुत ही मार्मिक सी बात कही कि निक्की लुक, nobody is expecting you कि a boy named Nicky is studying in Nalanda University to solve a world problem. But your people, your community, you are probably the first engineer in your village. So your village people is expecting you to solve their problem first. Exactly. बहुत ही खूब लाइन है ये और बहुत प्रैक्टिकल भी मैं कह सकता हूँ इसको। Exactly. बिल्कुल। क्योंकि निक्की को बड़े होते हुए अमेरिका के किसी लोगों ने नहीं देखा है। बिल्कुल। मेरे समाज ने देखा है मुझे बड़ा होते हुए। आपके छुपे हुए वो सारे स्ट्रगल्स उन्होंने देखा है। एग्जैक्टली। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि निक्की अभी पढ़ने गया है, वो वापस आएगा तो हमारे लिए कुछ करेगा। बिल्कुल। मेरे गांव के लिए कुछ करेगा, मेरे समाज के लिए कुछ करेगा। बिल्कुल। और मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी भी है कि मैं सबसे प्रथम मैं अपने गांव का, अपने परिवार का होऊंगा, अपने राज्य का होऊंगा, अपने जिले का होऊंगा, फिर मैं अपने देश का होऊंगा, फिर वसुधैव कुटुंबकम तो है ही। स्टार्टअप के बाद लोग
बाहर जाने की, लाइक इंजीनियरिंग, आपने इंजीनियरिंग कर रहा, मैंने भी इंजीनियरिंग करी, 2013 पास आउट। एक ड्रीम था, ठीक है, बहुत अच्छी एक जॉब मिल जाए या सपोज बाहर की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और मैं कुछ टाइम के लिए यूएस भी गया हुआ था, तो जब मैं वहां था तो आई यूज्ड टू प्रेफर लिसन सॉन्ग्स लाइक वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, ऐसे सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। बट एक रेशियो की अगर मैं बात करूं, आपको क्या लगता है, आपने एक काम किया, ठीक है, यू हैव डन समथिंग फॉर योर कम्युनिटी, आपने अपने समाज के लिए सोचा और आपकी पहली पहल, आपका स्टार्टअप आपने अपने लोगों के लिए किया। कितने परसेंट लोग हैं, आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट लोग हैं जो सिर्फ अपनी कम्युनिटी या अपने गांव के लिए ही सोच रहे हैं पहले? सर हो सकता है ये परसेंटेज बहुत कम हो जी, हो सकता है ये नगण्य भी हो, बिल्कुल। बट अगर एक भी सोच रहा है ना तो वही चेंज मेकर बनेगा जो आपका सो भी है। द चेंज मेकर ऑफ, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड यू। 1% तो मैं बिल्कुल मानता हूं हैं, और आप जैसे लोग उनके लिए एक रोल मॉडल भी मैं कह सकता हूं। और ये दिस इज अ ग्रेट मैसेज टू आवर सोसाइटी, कि जो आपने एक लाइन अभी बोली थी थोड़ी देर पहले कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड। बहुत बड़े लेवल पे हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि यू कम एंड यू डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड, बट एटलीस्ट रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर कम्युनिटी। बहुत छोटे लेवल पे करो। सर इसी पे मैं ऐड करना चाहता हूं, अगर आप जैसे मैं बहुत सेल्फिश था कि मुझे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। अपने प्रॉब्लम से मैं कम्युनिटी का प्रॉब्लम सॉल्व किया, बिल्कुल। कम्युनिटी के प्रॉब्लम से मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व किया, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट से मैं स्टेट का, स्टेट से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल। एग्जैक्टली। तो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप की मॉडल क्या है? मॉडल यही है कि आप एक छोटे से जगह पे पायलट करते हो, उस पायलट को आप कई जगह पे दोहराते हो, उसी को आप स्केल करना कहते हो, राइट। तो आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। और बिलीव मी सर, जो अभी आप कह रहे थे कि कई सारे लोग चले जाते हैं, नहीं आते हैं, मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूं कि मेरा जन्म गांव में हुआ। इससे ज्यादा अच्छा चीज नहीं हो सकता था कि मेरा जन्म गांव में हुआ है, क्योंकि गांव में जन्म लेने का, गांव से पले बढ़े होने का एक जो सबसे अच्छी बात है कि मेरे पास कई सारे चश्मे हैं एक समस्याओं को देखने के लिए। बिल्कुल। एक बहुत ही उम्दा लाइन है कि एक चेहरे में कई चेहरे हैं, जब भी देखो बार बार देखो। तो मैं इसको थोड़ा सा ट्वीक करता हूं कि एक समस्याओं में कई समस्याएं हैं, बिल्कुल। जब भी उसको सुलझाने का सोचो तो बार बार सोचो और नए तरीके से सोचो। बिल्कुल। एंड दिस इज द सीड ऑफ अ स्टार्टअप, आई कुड से। एग्जैक्टली। स्टार्टअप इज नथिंग बट आपके पास एक रिलेवेंट प्रॉब्लम होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल। और भारत जैसे डेवलपिंग नेशन में प्रॉब्लम आपको हर गांव के, हर चौराहे के, हर पॉइंट पे मिलेगा। हर पान वाले की दुकान पे आपको 4 प्रॉब्लम नजर आ जाएगी। एग्जैक्टली। और हर एक प्रॉब्लम अपने आप में $1 बिलियन का एंटरप्राइज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके आगे $1 बिलियन एंटरप्राइज सामने दिख रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप डिग्री लेकर के, अगर जिस दिन आप इंजीनियरिंग की डिग्री, एमबीए की डिग्री लेकर के अगर आप जिस दिन जॉब मांगने चले गए ना, उस दिन आपने अपने आत्मा का हत्या कर लिया। जस्ट थिंक ऑफ कि कितने % लोगों के पास डिग्री है, कितने % लोग हाई स्कूल और ग्रेजुएशन कर पाते हैं। आपके पास डिग्री है, ये इस बात की योग्यता है कि आप दूसरों को जॉब दे सकते हैं, ना कि आप कतार में खड़े हो जाएं जॉब मांगने के लिए। और भारत जैसे देश में जहां पर कि हर एक एंड पे समस्याएं हैं, बिल्कुल, और हर समस्या एक एंटरप्राइज है। आप बस समस्याओं को देखना शुरू कर दें तो स्टार्टअप ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। इट्स ऑन द 3rd नंबर। डेफिनेटली इंडिया विल बी ऑन द टॉप, 1st नंबर पे पहुंच सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं भारत के लिए, भारत के ग्रोथ के लिए। डेफिनेटली पहुंच सकते हैं हम लोग, लेकिन इसके लिए हम जैसे यूथ को, डिग्री धारियों को खास करके हमें आगे आना पड़ेगा। राइट। हमें उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करनी होगी। एक बहुत ही मिथ तो मैं नहीं कहूंगा, एक बहुत ही नोमर चला है स्टार्टअप वर्ल्ड में कि 10 out of 9 स्टार्टअप फेल्स। ये बहुत बड़ा, मैंने लास्ट एपिसोड में ये पूछा भी था। और कई सारे इनोवेटर जो आज के टाइम पे यूथ हैं, दे आर गेटिंग सम आइडिया, वो सोच रहे हैं कि मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है, बट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड बिकॉज ऑफ दिस रेशियो वो शायद डर से स्टार्ट नहीं कर पाते। वो अपनी एक बनी बनाई जॉब चाहते हैं, सेटल हो, 9 to 6 कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी। तो ये 10 में 9 वाली जो एक मिथ
मैं भी इसको मिथ नहीं कहूंगा, पता नहीं राइट वर्ड क्या होगा यूज करना इसके लिए, बट ये जो एक चीजें चल रही हैं समवेयर इट नीड टू बी क्लियर आउट, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए हमारी सोसाइटी के सामने। स्टार्टअप ओनर हैं आप, आपकी टोटल 3 स्टार्टअप चल रहे हैं अभी। बहुत से लोगों को, क्योंकि आप शार्क टैंक पे अपीयर हुए थे, तो सप्त कृषि के बारे में ज्यादा सबसे ज्यादा पता चल पाया, क्योंकि एक नेशनल शो पे आना और वहां से अच्छी ब्रांडिंग मिलती है लोगों को। तो बाकी जो 2 स्टार्टअप हैं आपके, वो किस फील्ड में हैं? एक हमारा हेल्थ सेक्टर में स्टार्टअप है, ओके, जिसका नाम यूरिनालिटिक्स है। उसमें हम लोग अभी प्रयासरत हैं एक ऐसा डिवाइस बनाने के लिए जो किसी भी एग्जिस्टिंग पब्लिक यूरिनल या टॉयलेट में फिट हो जाएगा। आप जाएंगे, यूरिनेट करेंगे, आपका यूरिनेशन खत्म नहीं होगा कि उसके पहले सारे हेल्थ रिकॉर्ड आपके फोन पे आ जाएंगे। ओह वाह, ये तो बहुत बहुत ही यूजफुल है। नो डाउट। एग्जैक्टली। लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उनका किडनी कब खराब हो गया, क्योंकि जब एक किडनी खराब होता है तो दूसरे किडनी पे शिफ्ट हो जाता है प्रेशर और वो काम कर रहा होता है। राइट। लोगों को पता ही तब चलता है जब उनका पैर फूलना शुरू होता है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट करता है और कहता है कि क्रेटिनिन लेवल इज टू हाई, आइदर यू गो फॉर डायलिसिस और यू गो फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। और बोथ केसेस में लाइफ पैथेटिक हो जाता है। बिल्कुल। तो हम लोगों का सिस्टम ये है कि आप जाइए, आपको किडनी डिजीज को हम लोग स्टेज 0 में प्रेडिक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो ये हमारा एक मेरा बहुत ही सोशल, वैसे सब्जी कोठी भी बहुत ही सोशल स्टार्टअप है। बिल्कुल। बट एक जो भागलपुर से मेरा हमेशा से एक बहुत ही गहरा नाता रिश्ता जो आप कह लें, बड़ा बला मैं वहाँ हूँ। तो भागलपुर बुनकरों की धरती है, भागलपुर सिल्क का धरती है। राइट। वो इंडिया का सिल्क सिटी कहलाता है। हम अभी भी सबसे बेहतरीन तसर सिल्क बनाते हैं। तो मेरा एक स्टार्टअप इसी क्षेत्र में है, टेक्सटाइल में है, जहाँ पे कि हम बुनकरों को सपोर्ट करते हैं। ओह नाइस। हमारे साथ कई सारे बुनकर्स जुड़े हुए हैं। कई सारे बुनकर्स को हम बिना किसी प्रॉफिट के इसमें हम उसको सपोर्ट करते हैं। उनके प्रोडक्ट्स को उनको हम लोग मिल से सपोर्ट करते हैं। उनको हम प्रोडक्ट, उनको हम धागा, इसको की दान कहते हैं, वो हम देते हैं। उसके बाद उनसे बने हुए माल को हम लोग उचित रेट पर लेकर के उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक आर्म हमारा टेक्सटाइल में भी है, जहाँ पे कि हम अभी एक नया ब्रांड भी लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम चंपानगरी है। चंपानगरी? हाँ। ओके। क्योंकि भागलपुर का में जो एक रीजन है चंपानगर, जो मेरे घर के बगल में है, वो एक्चुअली सिल्क में सबसे ज्यादा क्लस्टर है वो सिल्क का। तो उस जगह का नाम चंपानगर है। और उसका लोगो डॉल्फिन है। ऑलराइट। क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ एक ही डॉल्फिन अभयारण्य है, वो भागलपुर में है। ओके। और वो स्ट्रेच करता है सुल्तानगंज से लेकर के कहलगांव तक में, जो भागलपुर का एक इंटीग्रल पार्ट है गंगा में। वो जहाँ पे आपको गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन देखने के लिए मिलेगा, और वो एक इंडेंजर्ड स्पीसी है। तो मेरा चंपानगरी के थ्रू डॉल्फिन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना भी है। राइट। इन्वायरमेंटल कॉन्शियस ब्रांड बनाने का भी है। बिल्कुल। और एक मैसेज देने का भी है कि हम हैं भागलपुर के सभी समस्याओं के लिए कहीं ना कहीं, जहां भी मैं अपने छोटे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग बुद्धि से खड़ा हो पाऊंगा, मैं होऊंगा। चाहे वो डॉल्फिन के प्रोटेक्शन के लिए हो, चाहे वहाँ के व्यूअर्स के प्रोटेक्शन के लिए हो, चाहे वहाँ पे लोकल लेवल पे रोजगार जनरेट करने की बात हो। कोविड के समय मैंने एक कैंपेन चलाया था, घर में भी है रोटी। घर में भी है रोटी। हाँ। ओके। तो जब हमारे बिहार को हम कई सारे चीजों से जानते हैं। वही बिहार मगध है, वैशाली है, अशोक की धरती, चाणक्य की धरती, दिनकर की धरती। लेकिन आज क्या है बिहार? आज हम लेबरों की धरती बन गए हैं। बिल्कुल। आज हम लेबर सप्लायर टू द एंटायर कंट्री और एंटायर वर्ल्ड कह सकते हो, हम ही हैं। ट्रू। श्रम शक्ति। दैट्स ट्रू। अब हमें श्रम शक्ति के नाम से जाना जाता है। Right. और मेरे मुंह पे तमाचा उस दिन है जब श्रम शक्ति नाम का एक्सप्रेस भी चलता है, जस्ट टू कैरी लेबर्स फ्रॉम बिहार टू अदर सिटीज। यस। कोविड का समय जब था, उस समय जब आप देखते बस मैं अभी भी जब वो समय सोच पाता हूँ तो मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं। बिल्कुल। कि आखिरकार हम क्यों 4 रोजगार अपने क्षेत्र में जनरेट नहीं कर पाए कि इन जैसे लोगों को आज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता राइट चल करके वापस घर जाना पड़ रहा है। साइकिल पे, पैदल साइकिल पे, जैसे जो हो पाया कोविड के समय।
उस समय लोगों को अपने घर, अपने गांव का इम्पोर्टेंस पता चला। बिल्कुल, उस समय को भूले ना। बिल्कुल सही बात है ये। उस समय पता चला कि क्या होती है गांव, क्या होता है अपनापन। दुख के समय में एग्जैक्टली जब आपको वर्ल्ड ठुकराता है ना, तब आपको अपने अपनाते हैं। राइट राइट राइट। और तब जब अपने अपनाने का जो सुख होता है ना, वो ब्रह्म प्राप्ति से भी बढ़ के होता है। बिल्कुल। एक मैं अपने ऑडियंस को एक बार थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगा। अभी हमने 3 स्टार्टअप की बात करी। फर्स्ट सप्तकृषि। सप्तकृषि एक एग्रीकल्चर स्टार्टअप है। सेकंड इज यूरिनलिटिक्स जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। हेल्थ केयर में दे आर ट्राइंग कि उसमें एक बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए। एंड द थर्ड वन इज ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसका नाम क्या है? उसके 2 विंग है। नहीं, उसके 2 विंग है। एक बेजोर कहलाता है, जिसमें कि अमेजन पे आपको बेजोर के नाम से भागलपुरी चादर्स मिलेंगे। इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। हाँ। ओह नाइस, ग्रेट। जो भी मैं बोलूंगा वो ऑलरेडी स्टार्ट है। वाओ, तीनों स्टार्टअप आपके मार्केट में है अभी? में है। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब। और इसमें किसी एक स्टार्टअप के लिए आपको शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है? मेरे तीनों स्टार्टअप को गवर्नमेंट का सपोर्ट है। ओके। यूरिनलिटिक्स को भी है, सब्जी कोठी को भी है, और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अच्छे इंटेंशंस और विल को भी दिखाता है कि मेरे जैसा एक गांव से निकला हुआ बच्चा, गांव के पगडंडियों से निकला हुआ बच्चा आज अपने स्टार्टअप को लेकर के नेशनल और इंटरनेशनल मंच पर जा पा रहा है। इसका मैं श्रेय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत हद तक देना चाहूंगा कि उनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है स्टार्टअप इंडिया, उसके थ्रू कई सारे ऐसे हम जैसे लोग बाहर आ पाए, जिसको कि इंक्यूबेशन सपोर्ट, एक्सेलरेशन सपोर्ट के थ्रू ग्लोबल मंच तक ले जाया गया। निक्की जी, मैं एक बार थोड़ा बैक जाना चाहूंगा और स्टार्ट करते हैं बिहार की पगडंडियों से, जो आपने अभी बताया। तो छोटी सी जर्नी मैं आपके बचपन की सुनना चाहूंगा और फिर जर्नी यहाँ तक की। तो आपका बचपन, आपने पढ़ाई वगैरह कहाँ करी? भागलपुर में? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप भागलपुर का ही हूँ। ओके। मैं 10 से 12 तक भागलपुर में पढ़ाई की। ठीक है। उसके बाद हर एक उस समय एक इंजीनियरिंग की लहर थी। हाँ बिल्कुल। वो आप मैं भी उसी एरा का हूँ। बिल्कुल। तो फिर मैं आईआईटी का प्रिपेयर किया। अनलकी और लकी मी ये आईआईटी नहीं हो पाया। ओके। तो उस समय थोड़ा मेरे लिए डिप्रेसिंग सा मोमेंट था। फिर मैं एडमिशन लेता हूँ बजाज में। जीएल बजाज? हाँ। ओके। बजाज में मैंने एडमिशन लिया। वहां से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की अपनी अलग। इंजीनियरिंग एक ब्लैक बॉक्स होता है, आप एंटर करते हो, आप एग्जिट हो जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो 4 सुनहरे साल थे। बिल्कुल। सब जो भी इंजीनियर्स इसको सुन पा रहे होंगे, खूबसूरत पल। हाँ, इंजीनियरिंग एक ब्लैक बॉक्स है। मैं तो ऐसे इंजीनियरिंग को कहता हूँ कि पता नहीं क्या क्या सीखा, क्या क्या लर्न किया, क्या क्या अनलर्न किया, कितने मस्तियां की। आप एंट्री करते हो, आप एग्जिट हो जाते हो। 4 साल यूं निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। बिल्कुल। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में तो मुझे टेक्निकलिटीज के बारे में पता चला। उसके बाद मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। ओके। वहाँ पे जो कोर्स थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, उसने मेरे को एज ए ह्यूमन ट्रांसफॉर्म किया। उसने मेरे सोचने के तरीके को बदला। ओके। उसने ये बदला कि आखिरकार हम ही क्यों एग्जिस्ट करते हैं। हमने ऐसा क्या किया कि वी एज ए ह्यूमन हैज सो मच, हम ह्यूमन पूरे अर्थ पे राज कर पा रहे हैं। What's special with us? What is special with us? Right. मैंने वहाँ फिलॉसफी पढ़ी। Okay. मैंने वहाँ इन्वायरमेंट फ्रॉम द एज ऑफ मौर्याज पढ़ा। मैंने वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा। मैंने वहाँ इकोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, वाटर, बिहार के समस्याएं, ये सब चीजें पढ़ी, स्टडी करा। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं अब मैं क्या कर पा रहा हूं कि कौन सा टेक्नोलॉजी जो मेरा इंजीनियरिंग का ज्ञान है उसको सोसाइटी के साथ जोड़ पा रहा हूं। राइट। तो मैं ये हर एक इंजीनियर से ये कहना चाहूंगा कि आपको सोसाइटी को भी पढ़ना चाहिए। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ सोसाइटी को पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा कि आपका टेक्नोलॉजी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है। बिल्कुल। ये जानना अपने आप में बहुत एमिनेबल होता है। राइट। तो मुझे कई सारे लेंस मिले नालंदा यूनिवर्सिटी में जाकर के। एक समस्याओं को कई तरीके से देखने का मुझे लेंस मिला। यूनिवर्सिटी जाकर के। ठीक है। फिर मैं फॉर्चुनेट रहा कि मेरा सिलेक्शन ग्लोबली वर्ल्ड में टॉप 20 में हुआ। फिर मैं यूरोप गया।
Okay. वहाँ मैंने कोर्स किया क्रिएटिंग फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज का। Okay. वहाँ मुझे पता चला कि एक सोशल एंटरप्राइज होता क्या है। Okay. आज भी अगर आप सोशल स्टार्टअप और नॉन सोशल स्टार्टअप की बात करें तो बहुत ही हैंडफुल ऑफ लोग हैं जिनको पता है कि सोशल स्टार्टअप क्या है या सोशल एंटरप्राइज क्या है। Yeah. मैं थोड़ा सा ऑडियंस को इस बारे में क्लियर करना चाहूंगा, फिर मैं यहीं पे बैक आऊंगा क्योंकि सोशल एंटरप्राइज की बात आ गई है। तो जो सोशल एंटरप्राइज होता है वो ये है कि एक बहुत बड़ी समस्या, जैसे सप्तकृषि के में ही जो मैंने सब्जी कोठी बनाया वो एक सोशल एंटरप्राइज है। वो कैसे है कि एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे किसानों के फल और सब्जी बर्बाद हो रहे हैं। ये एक, और ऐसा नहीं है कि इस समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल। इस समस्या के लिए कई सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कोल्ड स्टोरेज, कंट्रोल एटमॉस्फेयर चेंबर, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स, जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज, कूल चैम्बर्स, केमिकल रैपिंग, वैक्स कोटिंग। मैं ही आपको कई सारे सॉल्यूशंस गिना सकता हूं, लेकिन स्टिल कोई सा भी सॉल्यूशन जहां पे रियल प्रॉब्लम है वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। Okay. अगर पहुंच भी पा रहा है तो बहुत कम नंबर्स में पहुंच पा रहा है। Okay. तो ये जो मार्केट गैप है, इसको मार्केट गैप नहीं, इसको मार्केट फेल्योर कहते हैं। तो वो एंटरप्राइज जो मार्केट फेल्योर के सिचुएशन को हैंडल करती है, Okay. वो कहलाती है सोशल एंटरप्राइज, जो इस मार्केट फेल्योर को एड्रेस कर सके। Okay. That is known as social enterprise. चाहे वो प्रोडक्ट के साथ, चाहे वो सर्विस के साथ। Okay. अब तो ही वैसे इसको हैंडल कर सकते हो, तो वो कहलाता है सोशल एंटरप्राइज। Okay. तो मुझे इस बात का पता चला कि सोशल एंटरप्राइज क्या होता है। वो यूरोप जाकर के मुझे पता चला कि एक्चुअली में सोशल एंटरप्राइज क्या, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, बिल्कुल, किसका कहाँ पे किस किस लेवल पे सपोर्ट की आवश्यकता होती है। उसके बाद फिर मैं वापस भारत आया जी। भारत में फिर मैंने सबसे पहले आकर के जो अपना समस्या था, अगेन उस पे काम किया, बैक टू द रूट्स। मैंने अपनी समस्या पे काम किया। पहला सब्जी कोठी अभी भी मेरे घर पे लगा हुआ है। ओके। हाँ, जिसमें कि आम रखा जाता है। अच्छा। तो पहली फैक्ट्री भी शायद आपने भागलपुर में ही लगाई। आज तो खैर कितनी सब्जी कोठी बिकी वो मेरे मैनेजर का काम है गिनना। मेरा ये काम है कि मैंने कितने एंटरप्रेन्योर मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ अपने इस जर्नी के थ्रू से। अपने इस जर्नी के थ्रू मैं कितने लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूँ कि वो एंटरप्रेन्योर बने। यस, दैट्स ट्रू। क्योंकि अगर मैं सिर्फ फल और सब्जी का एक जो समस्या है ना उसी को देख लूं तो इंडिया 330 मिलियन मैट्रिक टन फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोड्यूस करती है, जिसमें कि 110 मिलियन मैट्रिक टन वेस्ट हो जाता है। लाइक वन थर्ड ऑफ द। और ये भारत का, ये पूरे वर्ल्ड का हाल है। तो 1000 ऑफ निक्की इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर 1000 निक्की भी आ जाएंगे ना तो सबका अपना एक पीस ऑफ केक होगा, और 1000 तरीके के सॉल्यूशंस चाहिए सिर्फ इस फल और सब्जी के बर्बादी के समस्या को सॉल्व करने के लिए। वी आर सो डेफिसिट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, वी आर सो डेफिसिट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, वी आर सो डेफिसिट ऑफ सच ए क्रिएटिव माइंड्स एंड एवरीथिंग। या इट्स नीडेड। इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने ज्यादा, हर एक समस्या एक अपॉर्चुनिटी है, और भारत में कितनी ही समस्याएं हैं तो इतने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स। अगर कोई कहता है ना कि जॉब नहीं, जॉब डेफिसिट नहीं है, एंड वी आर कंट्री सीरियसली एंटरप्रेन्योर डेफिसिट। आप सोचिए कि हमने अभी सोचना भी नहीं शुरू किया कि हम वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आ गए। दैट्स ट्रू। अभी कुछ टाइम पहले तो ये लहर चली है और हम वर्ल्ड में 3rd नंबर पे हैं। बिल्कुल। हमने तो अभी जुम्मे 4 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए हैं। बिल्कुल। कितनी प्रॉब्लम्स तो अभी भी they are still there. We need to work on that. Exactly. True. तो ये मेरा टर्म हो सकता है कि हम एंटरप्रेन्योर डेफिसिट हैं। ये अभी मेरे भी दिमाग में ये नया टर्म आया कि यस, वी आर अ कंट्री डेफिसिट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, राइट, प्रॉब्लम सॉल्वर, थिंकर्स। नाउ एक चीज बताइए निकी जी, यहाँ पे आपने अपने एजुकेशन के बारे में बताया। आपने जीएल बजाज से अपनी बीटेक की पढ़ाई करी, फिर आप नालंदा विश्वविद्यालय गए, उसके बाद आपने यूरोप से पढ़ाई करी, और अभी आप फिर से आईआईटी कानपुर में हैं। एग्जैक्टली। बैक इन 2012 चलता हूँ मैं, जब आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे कि आपको कोई कॉलेज मिल जाए, वो मोमेंट मैं भी समझ सकता हूँ। तो जब आपको आईआईटी नहीं मिला था उस टाइम पे, यू ट्राइड हार्ड, समवेयर यू आर नॉट एबल टू अचीव योर टारगेट, और आप समवेयर रह गए कुछ नंबर्स से, आईआईटी नहीं मिल पाया। 8 साल बाद, 10 साल बाद फिर से आईआईटी कानपुर में पढ़ना, एक
अचीवमेंट लगता है या क्या, ये कैसी फीलिंग है? मैं थोड़ा समझना चाहूंगा इसके बारे में। सर मुझे हमेशा से लगता था कि मैं वहां के लिए बना हूँ, मैं बना हूँ वहां के लिए, आज नहीं तो कल मुझे वो मंजिल मिलेगी। मिलेगी। ओके, so this was your mindset। हाँ, मेरे हमेशा से था कि यार वो जगह मिस नहीं कर सकता मेरे से, और शुरू से मेरा आईआईटी कानपुर ही चॉइस था। ओके, बचपन से। ओके, तो मैं फॉर्चुनेट रहा कि मैं मास्टर्स नालंदा से कर लिया। ओके, मास्टर्स मुझे नालंदा ने ऑफर कर लिया। तो फिर मुझे लगा था कि मैं कब जाऊंगा आईआईटी, तो फिर मैंने पीएचडी आईआईटी से किया। मैं कर रहा हूँ अभी मैं डिजाइन डिपार्टमेंट में मैं पीएचडी कर रहा हूँ। प्रोफेसर जे राम कुमार मेरे गाइड हैं। और बहुत ही, मैं यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और अपने ऑडियंस को भी थोड़ा इससे आइडिया मिल पाएगा। ये शायद मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी हो सकता है। आपने एक प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ाई करी, जीएल बजाज, और आप अभी इंडिया के टॉप कॉलेज आईआईटी कानपुर में भी हैं। What are the basic difference that you encountered? आपको ऐसा क्या लगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आईआईटी कानपुर में मिल रही हैं और हमारे प्राइवेट कॉलेजेस या वो कॉलेज जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में हैं वो मिस कर रही हैं उन चीजों को? ऐसा क्या खास है आईआईटी कानपुर में? माइंडसेट। It's all about mindset. It's all about progressive mindset. You are in the circle of progressive mindset. Exactly. कोई भी व्यक्ति क्या है, कोई भी व्यक्ति अपने देश का, अपने परिवेश का और अपने परिस्थिति का प्रोडक्ट है। या तो आपको कैसा परिवेश मिल रहा है उस पे आपकी सफलता बहुत हद तक डिपेंड करती है। बिल्कुल, बेसिकली उस माइंडसेट की कमी है बाकी हर कॉलेजेस में, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, आपने अभी आईआईटी से यू आर परसुइंग पीएचडी। आपकी जर्नी में मैंने एक और चीज पढ़ाई की थी कि आपकी मुलाकात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से हुई थी, और आई बिलीव हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आपकी मुलाकात हो रखी है। तो मैं ये दोनों स्टोरी एक बार सुनना चाहूंगा और अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि क्योंकि एक सपना होता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलना या हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलना, बातें करना, ये एक ड्रीम है। आज के टाइम पे कितने युवा स्टार्टअप हैं जो जिनका स्टार्टअप चल भी रहा है, बट समवेयर दे आर नॉट एबल टू रीच देयर। तो आपने मुलाकात करी, आपकी बातें हुई, मैं वो मोमेंट थोड़ा सुनना चाहूंगा। सर मोमेंट तो ऑब्वियसली अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर से मिला जी, तो वो किसी भी सफलता से एक बहुत बढ़कर सफलता है। दोनों एक सिद्ध तपस्वी मैं कह सकता हूँ हैं, देश के राष्ट्रपति उस समय और अभी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री। तो कहीं ना कहीं ये जो बात थी कि उनसे मिलना, उनसे बातें करना, तो ये नहीं था कि मैं मिलूंगा तो इसकी खुशी है। मुझे ये था जानना कि सच में एपीजे अब्दुल कलाम क्या ऐसे ही हैं जैसा मैंने देखा है? सच में नरेंद्र मोदी ऐसे ही हैं? बिल्कुल, मतलब वो क्या बात है उनमें कि करोड़ों लोग उनको जस्ट ऐसे फॉलो कर लेते हैं। कुछ तो बात है। बिल्कुल, कुछ तो बात है। वो क्या सिद्धि है? बिल्कुल, कि करोड़ों के करोड़ों लोग उनके पीछे यूं ही हैं। बिल्कुल, मैं मिलने से ज्यादा इस बात को जानना चाहता था कि उनकी उस तपस्या, उन्होंने कैसी तपस्या की है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो अब्दुल कलाम सर से मिलना हुआ, तो उनसे वो मुझे बोलते हैं कि whatever it is just go forward। Alright। फिर से, और आप जब आगे बढ़ते हैं तो कई सारी समस्याएं होती हैं सप्तकृषि बनाने में, यूनालिटिक्स बनाने में, गांव के पगडंडियों से चल यहाँ तक समस्याएं तो होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हर्डल्स तो है ही है। हर्डल्स तो है ही है। बट फिर से मुझे एक पंक्ति याद आता है कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब पथ में बिखरे सूल ना हो। सूल मतलब कांटे। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब पथ में बिखरे सूल ना हो। वो नाविक धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। बिल्कुल। If you know to drive against the wave, that is the time when you are growing. मैं इसीलिए अपने किसी भी पॉडकास्ट में मुझसे अगर कोई पूछता है कि आपके स्ट्रगल्स क्या है, मुझे तो कोई स्ट्रगल्स ही नहीं दिखता है। मेरे एक मिडिल क्लास लोग के पास खोने के लिए क्या है, मेरे पास खोने के लिए क्या था जब मैं शुरू किया था? कुछ भी नहीं। बट मेरे पास पाने के लिए पूरी आकाश पड़ी हुई कुछ है। स्काई इज द लिमिट। यस। ये जो एक सोच, एक माइंडसेट की जब मैं बात करूं,
बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट और बहुत आज के टाइम पे बहुत कम लोगों के अंदर ये माइंडसेट है। ये क्या बचपन से था? क्या आप बचपन से भी कुछ बोलते ना अपने बिहारी पे में जुगाड़बाजी वो चलती थी क्या बचपन में, या आपने विद टाइम यू ग्रो योर माइंड? सर मैं बचपन में बहुत बदमाश हुआ करता था। ओके। मेरे बदमाशी के किस्से आज जब मैं पीछे रिकॉल करता हूँ तो मतलब मैं सोच नहीं पाता हूँ कि अच्छा मैं इतना बदमाश हुआ करता था। हाँ हाँ। और स्कूल ना जाने के लिए अनगिनत बहाने बनाना, और ऐसे यूनिक बहाने बनाना कि मतलब कभी कभी तो मैं पब्लिक हॉलीडे घर में घोषित मनवा देता था। ओके। डायरी के 2 पेज को चिपका देना कि होमवर्क ही नहीं मिला है। ओके। इस तरह से होमवर्क जो मिले होमवर्क को इस तरह से फाड़ना कि मतलब पता ना चले, पीछे वाला भी पेज जाके फाड़ देना। क्रिएटिविटी वहीं से आई मुझे लग रहा है। बट बचपन में अगर आपने बदमाशी नहीं किया तो आप अपने स्वधर्म के खिलाफ हो। आपने बचपन जिया ही नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने बचपन जिया है। बिल्कुल। गाँव में खेलना, खेत खलिहानों में जाना, बस ये बचपन था मेरा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं डेफिसिट था, और डेफिसिट से एफिसिट होना था। तो ये कहीं ना कहीं था कि हाँ मतलब कुछ तो करना है। बट जुगाड़ भी मैं उस समय करता था। मैं कई सारे साइंस विज्ञान मेला में मैं बहुत भाग लेता था, मतलब पार्टिसिपेट करता था। हाँ। तो मुझे छोटे छोटे साइंस मॉडल्स बनाने का बहुत शौक था। स्कूल के टाइम पे हाँ, मैं अपने स्कूल के टाइम पे ही नेशनल लेवल तक साइंस फेयर में, हो सकता है कि मुझे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, बट मैं साइंस फेयर में अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा ये किया हूँ। तो मैं पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में भी बहुत पार्टिसिपेट करता था। मैं बैक बेंचर भी था, और मैं प्रेफर भी करता हूँ। और मेरे सबसे प्रिय जो मेरे ये है कि अब्दुल कलाम सर, उन्होंने ही कहा था कि कंट्रीज फाइनेस्ट ब्रेन्स आर फाउंड ऑन बैक बेंचेस। दैट्स ट्रू। और तो कहीं ना कहीं उनसे ये करके कि हाँ मतलब बैक बेंचेस पे भी रह करके बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल। और तो कई सारे जो चीज़ें हैं कि जब मैं बचपन, जो मेरा बेसिकली जो बचपन रहा, तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं थी, बट वो परिवेश ऐसा था कि बाहर निकलने में थोड़ा परेशानी था। बट लेकिन जब मैं दिल्ली आया, जब मैं बजाज ज्वाइन किया, तो मैं उस कुएं से बाहर निकला। कुएं के मेढक को कुआं ही संसार पता चलता है। बिल्कुल। वो ऐसा लगता है आई एम द टॉप, राइट, बेस्ट हूं यहाँ पे। तो फिर मैं दिल्ली आया, फिर यहाँ देखा मैंने चीजें कि कैसे चीजें होती हैं, चल रही हैं। फिर इंटर्नशिप में मैं इंडस्ट्री ज्वाइन किया, तो फिर वहाँ पता चला कि इंडस्ट्री में काम कैसे होते हैं। ओके, राइट। तो फिर वो जो जुगाड़ माइंडसेट था धीरे धीरे फॉर्मल माइंडसेट में तब्दील हुआ। और अभी भी जुगाड़ इज अ वे टू डू, बट दैट्स नॉट द फॉर्मल वे टू डू। वी नीड लॉट ऑफ जुगाड़ इन आवर कंट्री, एंड वी डू। हम लोग बहुत सारे जुगाड़ करते भी हैं अपने देश में, बट उसी जुगाड़ को अगर हम थोड़ा फॉर्मलाइज एक प्रोसेस में डाल देना, बिल्कुल, फिर से वो $1 बिलियन एंटरप्राइज है। आप इस माइंडसेट के पीछे इंस्पिरेशन किसको मानते हैं? हु इज योर इंस्पिरेशन? सर, इस क्वेश्चन का मैं क्या ही जवाब दूं, मैं तो सुनने पे सवार था। मैं कैसे एक लोग को धन्यवाद कर सकता हूं? ये संभव ही नहीं है कि कोई एक लोग से मैं इंस्पायर होकर के मैं सब्जी कोठी बना लूं। बिल्कुल, ये सब्जी कोठी को मैंने नहीं बनाया है। सब्जी कोठी को उन अनगिनत लोगों ने मिलके बनाया है जो मुझे हर पग पर मदद करने के लिए आ गए। आप अपनी नीयत को साफ रखो और एक रिलेवेंट प्रॉब्लम लो, जिस प्रॉब्लम के लिए आप पैशनेटेड हो, उसको सॉल्व करने के लिए लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। देखिए जी, मैं एक बार अब बात करना चाहूंगा शार्क टैंक के ऊपर। हमारे ऑडियंस बहुत ज्यादा शार्क टैंक पे, हमने इससे पहले एपिसोड भी करा है और एक डिमांड भी रहती है हमेशा। तो हमारे ऑडियंस ने आपको शार्क टैंक सीजन 1 में देखा हुआ है। समहाउ आपको वहां 4 शार्क्स ने डिनाई किया था आपके ऊपर फंड देने के लिए।
एक शार्क ने आपको हाँ कहा था, बट इन टर्म्स ऑफ सम डील्स एंड यू डिडंट प्रेफर टू टेक दैट डील। तो एक छोटी सी जर्नी मैं आपसे सुनना चाहूंगा, आप प्लीज हमारे ऑडियंस को बताएं कि वो जो 4 शार्क्स थे उनके ना कहने का रीजन क्या था, उन्हें क्या समझ में आया और क्या लेसन आपने वहां से सीखा। शार्क टैंक एक बहुत ही अच्छा मंच है। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि क्योंकि शार्क टैंक ने आज क्या किया है ना, हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को हर घर तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल। उसे हीरो बना दिया है। बिल्कुल। बेसिकली उसने नायक के परिभाषा को बदलने की कोशिश की है। बहुत ही बढ़िया। तो इसलिए भी मैं शार्क टैंक का धन्यवाद करना चाहूँगा। डील मिलना ना मिलना वो अलग बात है। बिल्कुल। बट हम जैसे लोगों को घर घर पहुंचाना, ये कहीं ना कहीं शार्क टैंक की एक बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल। कि आप एक गांव से बच्चे को आप एक इतना बड़ा मंच दे पा रहे हो। बिल्कुल। शार्क टैंक में जब मैं अपने प्रोडक्ट सब्जी कोठी को लेकर के गया तो शार्क क्योंकि हो सकता है कि जो प्रॉब्लम को लेकर के मैं जा रहा हूँ तो हर एक लोगों का अपना एक अधिक क्षेत्र होता है जहाँ पे वो काम करते हैं। बिल्कुल। तो 4 शार्कों के साथ हमारा वो क्षेत्र का कॉलिजन नहीं हो पाया। ओके। और असनीर ग्रोवर जी ने मुझे ऑफर किया जी, तो वहां पे हमारा विजन अलग हो गया। अच्छा। हर एक स्टार्टअप की तरह मेरा भी सपना है कि मैं भी यूनिकॉर्न बनूं। बिल्कुल। हर एक स्टार्टअप की तरह मेरा भी सपना है कि मैं भी यूनिकॉर्न बनूं, बट मेरा मैट्रिक्स अपना है। ओके। मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स है कि मैं 1 बिलियन लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट करके यूनिकॉर्न बनना चाहता हूं। और जिस दिन मैं 1 बिलियन लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट करूंगा, $1 बिलियन का वैल्यूएशन तो मेरा यूं ही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा विजन ये है। तो जो मुझे फंड ऑफर हुआ उसमें मुझे बताया गया कि आपको इस प्रोडक्ट को छोटा कर देना है। अच्छा। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को काफी छोटा कर दूंगा तो मेरा जो विजन है कि मुझे 1 बिलियन लोगों के दिल तक पहुंचना है, 1 बिलियन लोगों के जिंदगी में एक पॉजिटिव सुधार करनी है, वो छोटे किसान, सीमांत किसान जिसको देख करके मैंने प्रोडक्ट बनाया है, उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। मैं इसको छोटा कर दूंगा तो मैं मिडिल मैन को एम्पावर कर दूंगा। आज मेरा काम है किसानों को एम्पावर करना। अगर आज एक सब्जी कोठी आज एक बिक रहा है, इसका सीधा मतलब यह है कि एक परिवार एम्पावर हो रहा है। एक परिवार में 200 रुपया, आज मुझे अनगिनत फोन आते हैं और मुझे उस दिन सबसे अच्छी नींद आती है जिस दिन मुझे फोन करके मेरा कस्टमर कहता है कि भैया आपके कारण 200 रुपया ज्यादा कमाया हूं। वाह। तो ये जो खुशी है ना, उस दिन मैं सुकून की नींद सो पाता हूं। बिल्कुल। कितना सब्जी कोठी बिका वो आज मैनेजर का काम है। वो मेरा काम ही नहीं है कि गिनना कि आज 25 सब्जी कोठी बिके, आज 2 सब्जी कोठी बिका। बिल्कुल। मुझे खुशी इस बात से मिलती है कि कितने लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव आया मेरे प्रोडक्ट के कारण। मुझे जब लोग ऐसे रिव्यूज भेजते हैं, अपने वीडियोस बना करके भेजते हैं, आप देखोगे हमारे सोशल मीडिया पे कि लोगों के सर के ऊपर प्रॉपर छत नहीं है, पर उसके पास सब्जी कोठी है आज। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। किसान के साथ मेरा जो विजन था, तो उस पर मुझे दिनकर की एक पंक्ति याद आती है कि मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, आज भी ज्यों का त्यों पड़ा है मरघट सा संसार। कुमकुम लेपूं किसे, सुनाऊं किसको मधुर गान, आंखों के आगे अब भी तड़प रहा है भूखा हिंदुस्तान। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो उनके लिए है। मेरा प्रोडक्ट उनको एम्पावर करने के लिए है। जब ऐसे लोग मुझे कॉल करते हैं ना, हो सकता है कि जैसे एक सब्जी कोठी का दाम 10,000 12,500 रुपया है। बिल्कुल। ऐसे मेरे पास फोन आते हैं कि सर मैंने 6 महीना पहले आपके प्रोडक्ट को देखा था, मैंने 1000 रुपया करके सर 6,000 10,000 रुपया जोड़ लिया है, क्या आप मुझे सब्जी कोठी देंगे? बहुत बढ़िया। उस दिन खुशी के आंसू निकलते हैं। बिल्कुल। उस दिन लगता है कि मैंने जीवन जी लिया। आपने सब्जी कोठी की शुरुआत 2019 में करी। 2019 यू स्टार्टेड एंड दिस इज 2024। सीजन 1 में आप गए,
शार्क टैंक सीजन 1 में आपके सेल्स की अगर मैं बात करूं, सब्जी कोठी मार्केटिंग या सेल्स किसी भी पैटर्न पे मैं अगर बात करूं, तो आपने क्या बड़ा चेंज ऑब्जर्व किया शार्क टैंक में जाने से पहले और शार्क टैंक अपीयर होने के बाद? डेफिनेटली जो सेल्स का फिगर था वो शार्क टैंक में जाने के बाद स्पाइक हुआ हमारा, 2-3 गुना बढ़े, कई सारे इन्वेस्टर्स भी आए। बट आज भी मुझे बहुत खुशी होती है कहने में कि आज भी हम बूटस्ट्रैप्ड हैं। हमने ना कोई वीसी फंडिंग लिया है, ना कोई एंजल इन्वेस्टिंग लिया है, आज भी हम बूटस्ट्रैप्ड हैं। और हमारे लिए अभी भी सबसे अच्छा पैसा हमारे कस्टमर का पैसा रहा है। शार्क टैंक में आने से, हिस्ट्री टीवी के ओ माय गॉड शो में आने से, दूरदर्शन के कई सारे शो में आने से, किसान तक से लेकर के डेफिनेटली एक बहुत ही वाइडर रीच मिली मुझे, जिसके थ्रू की हमारे प्रोडक्ट का अवेयरनेस गांव-गांव तक फैला, हर जगह फैला, मैं कहूँगा यत्र तत्र सर्वत्र फैला। बिल्कुल। और फिर वहां से जो लीड्स आई उसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं उन तक हमने अपना प्रोडक्ट पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया। और उस प्रयास में अभी बहुत तो सफल नहीं हो पाए हैं, बट हाँ हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, गिर रहे हैं, संभल रहे हैं, पर ये जरूरी है कि हम चल रहे हैं। ये जरूरी है, बिल्कुल। इसमें एक ये जवानी है दीवानी मूवी में भी बहुत अच्छा एक डायलॉग है, मैं गिरना चाहता हूँ रुकना नहीं चाहता, इट्स काइंड ऑफ राइट। बहुत अच्छी लाइन है। आप एक बार हमें, हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी बीच में थोड़ा सा डाउन मैं कह सकता हूँ, फिर से अभी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत चर्चाएं हैं, बहुत बातें हो रही हैं, सरकार का भी सपोर्ट हो चुका है और आप वहाँ से पढ़ के निकले हैं, तो आपसे बढ़िया स्टोरी फिर मैं किससे ही सुन सकता हूँ? प्लीज आप थोड़ा सा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमें बताएं। नालंदा विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय, जहां पर कि नागार्जुन जैसे प्रोफेसर्स हुआ करते थे, उन्होंने वहां पे पढ़ाया है। कई सारे साधकों की वो भूमि रही है, तपोभूमि रही है, जहां कई सारे साधक आकर के पूरे वर्ल्ड से रिसर्च कर खदान जमा करते हैं। तो और हम ये भी जानते हैं कि कैसे बहुत ही क्रूरता से बख्तियार खिलजी आकर के इस नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा जला देते हैं। उसकी लाइब्रेरी में रखी पांडुलिपियां कई महीनों तक जली, कई महीनों तक लाइब्रेरी जली है वहां की। अगर मुझे अभी भी पूरे इतिहास में से कोई एक चीज को डिलीट करने का मौका मिले तो मैं इस नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी को, इस इवेंट को डिलीट करना चाहूंगा। अपार्ट की इतिहास में इतने वर्ल्ड वार हुए, ये सभी कुछ हुआ, बट मुझे अगर ये शक्ति मिले कि मैं किसी एक इवेंट को रिवाइंड करना चाहूंगा तो वो ये होगा कि मैं नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी को बचाना चाहूंगा। लाइब्रेरी में इतने गजब के पांडुलिपि ट्रांसक्रिप्ट रखे हुए थे, सब चल गए। कितने सालों का मेहनत, कितने सालों का शोध, कितने सालों का सब कुछ जला दिया गया। बिल्कुल, वो इतना बड़ा ज्ञान का भंडार यूं ही नष्ट कर दिया गया। बिल्कुल, बस किस लिए? इसलिए कि हम काफिरों के पास उस वैसे ज्ञान नहीं होने चाहिए थे। उस समय की जो आक्रामकता सोच थी, आज की सोच नहीं है ये, उस समय की आक्रामक सोच थी। बिल्कुल, कि काफिरों के पास इतना बड़ा ज्ञान का भंडार कैसे हो सकता है, इसको जला दो, और वो जला दिया गया। बिल्कुल, लेकिन फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जिनके प्रेसिडेंसी में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ। बिल्कुल, और उन्होंने एक बहुत ही प्रेरक भूमिका निभाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट में। बिल्कुल, अब्दुल कलाम सर के लिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सब कहते हैं कि RIP मतलब रेस्ट इन पीस, बट मैं कहना चाहूंगा कि RIP मतलब रिटर्न इफ पॉसिबल। ट्रू, ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, और ये मुझे लगता है आज की काफी यूथ जनरेशन, और मैं अगर हमसे थोड़े बड़े जनरेशन की भी बात करूं, उनकी भी सेम थॉट है, रिटर्न इफ पॉसिबल, रिटर्न इफ पॉसिबल। राइट। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में जब मैं गया पढ़ने के लिए, तो फिर सरकार ने एक्ट पास किया। एक्ट के थ्रू नालंदा यूनिवर्सिटी की गठन हुई। उसको अभी भी उसी हिसाब से गठित करने का प्रयास किया जा रहा है जो पहले था। मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि नालंदा एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय बनने जा रहा है जो नेट जीरो है। उसकी एनर्जी
रिक्वायरमेंट वो खुद एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट वो बाहर से कुछ नहीं लेता है। इट्स अ नेट पॉजिटिव कैंपस, राइट। वो वर्ल्ड में शायद इकलौता अपने आप के तरह का कैंपस है। बिल्कुल। और वहाँ के कोर्सेस, वहाँ के प्रोफेसर, जो उसने मुझे एज अ ह्यूमन बदला, इट ट्रांसफॉर्म्ड मी एज अ ह्यूमन। वहाँ पे जो मैंने पढ़ाई की, मैंने वहाँ पे कई सारे सोसाइटल सब्जेक्ट पढ़ाई किया, कई सारे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ाई किया। तो ये जो अमलगमेशन था कि साइंस भी पढ़ रहा हूँ, सोसाइटी भी पढ़ रहा हूँ, फिलॉसफी भी पढ़ रहा हूँ, दर्शन शास्त्र सब पढ़ रहा हूँ मैं, और सबका निचोड़ जब आता है ना, तब आपको पता चलता है कि आपको कई सारे लेंस मिल जाते हैं देखने के लिए। बिल्कुल। तो ये नालंदा की खूबसूरती है जो मुझ में इम्बेड हुई। बिल्कुल। बातें बहुत सारी हैं, हमें बहुत सारी बातें करनी हैं, बट वक्त का थोड़ा सा अभाव है हमारे पास। वी विल ट्राई टू शॉर्ट इट डाउन, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी बातों को कंप्लीट कर पाएं। इफ नॉट, मैं दर्शकों से फिर से एक बार कहना चाहूँगा, शायद हमें दूसरा एपिसोड भी करना पड़े इसके ऊपर। बिफोर वी एंड, क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं और मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, जब होस्ट और गेस्ट दोनों बिहार से हों तो बिहार के बारे में कुछ बातें तो बनती हैं। तो बिहार के बारे में कोई ऐसी बात आप बताएं जो एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे पूरे वर्ल्ड में, आई कुड से, जिसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी, द फर्स्ट जॉब दैट आई स्टार्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय बीटेक, लोगों को ऐसा लग रहा था कि आई एम फ्रॉम बिहार, भाई तू लिट्टी चोखा क्यों नहीं लाया है? लंच में लिट्टी चोखा नहीं है क्या, क्यों नहीं लाए हो? सो एक लिट्टी चोखा के ऊपर हम बात करते हैं। आपको लिट्टी चोखा कितना पसंद है? ऑफ कोर्स मैं बिहार से हूँ और वो हमारा एक सिग्नेचर डिश है, तो लिट्टी चोखा तो पसंद होगा ही होगा, वो तो बहुत पसंद है। बट मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बिहार के बारे में बताना चाहूँगा आपको। हमारा जो खाने का पैटर्न है, अगर आप देखेंगे, सत्तू, यस, चूड़ा का भुंजा, राइट, तो घुगनी कहते हैं। हाँ, तो हमारे एक मैं बहुत अलग पर्सपेक्टिव से मैं आपको दूंगा आज सारे दर्शकों को कि ऐसे फूड क्यों है हमारे। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि बिहार एक बाढ़ग्रस्त इलाका है। हम गंगा के किनारे, मतलब बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको गंगा बीचों बीच काटती है। ऊपर एक तरफ नॉर्थ बिहार कहलाता है, एक तरफ साउथ बिहार कहलाता है। जो साउथ बिहार है पौराणिक समय में वही मगध कहलाता था, जो नॉर्थ बिहार है वही वैशाली। और दोनों का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है, बिल्कुल, बहुत ही समृद्ध रहा है। क्या मगध क्या वैशाली, प्रथम गणतंत्र वैशाली लाता है, और मगध का तो क्या ही कहना। बिल्कुल, कौन नहीं जानता मगध की कीर्ति को? चाणक्य, कौन नहीं जानता चाणक्य को? कौन नहीं जानता मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को? तो मगध और वैशाली। तो जो बिहार का जो वैशाली रीजन है उसमें गंगा तक पहुंचने वाली 7 और सहायक नदियां हैं, जिसमें कि गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, ये सब प्रमुख नदियां हैं जो नॉर्थ बिहार में बहती हैं, और वहां का जमीन बहुत फर्टाइल है। बट अगर आपके पास एक वरदान होगा तो प्रकृति आपको श्राप भी देगी। बिल्कुल, हर वरदान के पीछे श्राप होता है और हर श्राप के आगे वरदान होता है। प्रकृति हमेशा बैलेंस करती है। बिल्कुल, सब कुछ आपको नहीं देगी, फिर दे भी देगी तो फिर लेना भी जानती है। बिल्कुल, तो बिहार को श्राप है बाढ़ आने का। उसका कारण भी है, 7 नदियां हैं, और उसमें जो कोसी है वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड से आती है। इसीलिए जब वो हाई एल्टीट्यूड से वो नदी गिरती है तो उसमें वेग बहुत होता है, प्रखर वेग होता है, और उसी वेग होने के कारण जब वो जमीन से टकराती है तो उसको जिधर भी स्लोप अच्छा मिल जाता है वो बह जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कोसी को बांधना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन इसलिए है क्योंकि वो हर बार अपनी दिशा बदल देती है। आप कहाँ बांधोगे कोसी को? आपको दिशा पता होगा तब तो बांधोगे। राइट। तो वो बाढ़ लाती है। जब वो इस रास्ते से नहीं अगले रास्ते से चली गई, उस रास्ते से नहीं अगले साल अलग रास्ता उसने अख्तियार कर लिया, तो इट्स वेरी हार्ड टू बाइंड कोसी। राइट। इसी तरह से कभी सतलज में, कभी गंडक में बाढ़ आ जाती है, कभी बूढ़ी गंडक में, कभी गंगा उफन जाती है। उसके भी अलग अपने जियोपॉलिटिकल फर्क का रीजन, तो उसमें अभी इतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं। हो सकता है कि मैं फिर कभी ये पूरा स्टोरी बताऊं। बिल्कुल। लेकिन जो मैं फूड की बात कर रहा था, चूंकि हम लोग बाढ़ग्रस्त
इलाके से रहते हैं, बाढ़ग्रस्त हमारा इलाका है, इसीलिए हमारे फूड जो हैं बहुत ही क्विकली टू बी प्रिपेयर्ड बट न्यूट्रिशियस एट द सेम टाइम है। अगर आप सत्तू की बात करें, जो लिट्टी चोखे का एक प्रमुख ये है इंग्रेडिएंट है, बिना सत्तू के लिट्टी नहीं हो सकता। राइट। सत्तू क्या है? वो पल्स, मतलब दाल को भूंज करके हम उसको पीस देते हैं तो वो सत्तू होता है। चाहे चना के दाल को हमने भूंजा और फिर उसको हमने पीस दिया तो वो सत्तू है। इट्स हाईली प्रोटीनस। सत्तू आप सिर्फ पानी में डालो, नमक डालो, इट्स अ कंप्लीट डिश इन इटसेल्फ। राइट। इतना क्विकली बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम बाढ़ग्रस्त रहे हैं तो हमारे पास अगेन रिसोर्सेस की लिमिटेशन थी कि हम क्या खाएंगे, और ऐसा खाना जो बहुत देर तक हमें स्टेमिना, एनर्जी दे पाए। राइट। तो इसीलिए चूड़ा शक्कर, भूजे हुए चूड़े, भुजा हुआ चूड़ा, चूड़ा घुगनी, लिट्टी चोखा, सत्तू, दाल, मतलब ये सब हमारे डिश हैं। इसीलिए तो हर एक डिश का भी अपना एक ज्योग्राफिकल कनेक्शन होता है। बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई जो शायद मुझे भी अब तक पता नहीं था। इतनी डिटेल्स इंफॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं थी। बिहार की जब बातें हो रही हैं तो एक बहुत कॉमन फैक्टर सामने आता है, और मैंने इस चीज को फेस किया है, खुद में भी फेस किया है। और आज के टाइम पे व्हेन आई यूज्ड टू गिव करियर काउंसलिंग, जब मेरे सेशंस होते हैं उस टाइम पे भी बिहार के काफी कैंडिडेट्स हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन करते हैं, और उनकी एक बहुत मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस उसमें ये है कि सर हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इंग्लिश इज अ बैरियर समवेयर, और हमारे इधर के स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो शायद मैं लाइफ में बहुत अच्छा अचीव नहीं कर सकता हूँ। ये एक मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट जो वहां पे आज हैं, जो यूथ जनरेशन हमारे पीछे की अभी है, जो वहां से निकल रहे हैं, दे हैव वेरी क्रिएटिव माइंडसेट, बहुत कमाल के माइंडसेट हैं। बट क्या वाकई में इंग्लिश एक बैरियर है? सर, कम्युनिकेशन एक बैरियर हो सकता है, राइट। भाषा बैरियर नहीं हो सकती। बिल्कुल। आप गौर करना, ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको जिसकी इंग्लिश खराब है और उसकी हिंदी खराब ना हो। बिल्कुल। बेसिकली उसके पास वोकेबुलरी का अभाव है। यस। आप किसी भी भाषा में, अरे आज हम 140 करोड़ भारतीय हैं, कम से कम 140 करोड़ में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 करोड़ लोगों को हिंदी समझ में आती है। बिल्कुल। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल। अरे कुछ भी नहीं तो 18 करोड़ उत्तर प्रदेश, 12 करोड़ बिहार, 6 करोड़ झारखंड, 8 करोड़ मध्य प्रदेश, 10 करोड़ राजस्थान, 20 ये 6-7 करोड़ जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये सभी जगहों पे है। महाराष्ट्र, नागपुर का पूरा बेल्ट हिंदी समझता है। राइट। तो ये कह देना कि हिंदी, आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए। ये नहीं कि हम इंग्लिश सीखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इट्स ओके, नहीं आता है हमें तमिल नहीं आता है, हमें फ्रेंच भी नहीं आता है, हमें जर्मन भी नहीं आता है। वो सिर्फ एक भाषा है। भाषा एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। आपको कम्युनिकेशन सीखना चाहिए। अरे आप तो कहते हो कि आपको इंग्लिश नहीं आता, कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बोल ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल। They are also doing good. वो भी अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। इट्स नॉट अबाउट कि आपको क्या नहीं आता है, इट्स ऑल अबाउट कि आपको जो आता है वो अच्छे से आता है कि नहीं। अगर आपकी भाषा हिंदी है तो आप हिंदी में प्रखर हैं कि नहीं। बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बहुत ही अच्छा मैसेज है ये हमारे यूथ जनरेशन के लिए। अब हम लोग शो को एंड करते हैं, बट बिफोर वी एंड आवर सेशन, टुडेज सेशन आई कुड से, मैं एक छोटा सा मैसेज, एक संदेश जो आप हमारे यूथ जनरेशन ऑफ इंडिया को देना चाहें, आज की यूथ जनरेशन को देना चाहें। आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, आपने बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ अचीव किया है, और मैं चाहूंगा कि आपका एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि अपने आंख को खुले रखो। इसका यह मतलब नहीं कि आप जागते रहो। सोना एक लग्जरी है, लेकिन आंख को खुले रखने का क्या मतलब है कि आपको समस्याओं को पहचानने आना चाहिए। जिस दिन आप समस्याओं को, आप
जॉब करो, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, चाहे आप साइंटिस्ट हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप अगर गौर से देखोगे तो आप एक समस्या को सॉल्व कर रहे हो। तो मैं हर एक यूथ को यही कहता हूं कि आप एक समस्या को पहचानो और समस्या के अराउंड आइडिया पे बात करो। आइडिया हो सकता है हमने आइडिया को बहुत एक्सेजरेट कर दिया है कि एक आइडिया बदल दे दुनिया, ये वो। राइट, आइडिया इज नथिंग, आइडिया इज नथिंग, व्हाट फॉर मी एटलीस्ट। राइट, मैं अगेन एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में हमेशा डिस्क्लेमर में कहता हूँ क्योंकि मैं कौन ही होता हूँ। राइट, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, बिल्कुल, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो कहना चाहूंगा, आइडिया इज नथिंग, ऑल व्हाट इट मैटर्स इज अ प्रॉब्लम विथ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड विथ अ प्रोसेस। कमिंग बैक टू कि 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, मैंने खुद ने एनालाइज किया कि वो कौन से 9 स्टार्टअप हैं जो फेल हो जाते हैं। सो वो सारे मैंने जब बहुत डिटेल एनालिसिस किया इसका कि क्या प्रोडक्ट बनाया, क्या सर्विस बनाया, तो उन सभी उस 9 स्टार्टअप्स में मैंने देखा कि व्हाट नॉट प्रोडक्ट और सर्विस दे हैव बिल्ड, क्या नहीं था उनके प्रोडक्ट और सर्विस में। राइट, बट वो क्यों फेल किए? क्योंकि वो एक वंडरफुल प्रोडक्ट था बट लुकिंग फॉर अ जेन्युइन प्रॉब्लम टू सॉल्व। और वो एक स्टार्टअप कौन सा सक्सेसफुल हुआ? हो सकता है कि उसके प्रोडक्ट बहुत वंडरफुल नहीं थे बट दे वर सॉल्विंग अ जेन्युइन प्रॉब्लम। और चूंकि प्रोडक्ट बहुत वंडरफुल, प्रोडक्ट मेकिंग या सर्विस को इम्प्रोवाइज करना एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आप फीडबैक से भी आप हमेशा प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करते हो या सर्विस में इंप्रूवमेंट करते हो। राइट, वो तो फीडबैक के साथ आप पिवट करते हो। ट्रू, राइट, लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू फाइंड अ जेन्युइन प्रॉब्लम विच नीड्स अ सॉल्यूशन। और वो जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है? बहुत ही सिंपल, मैं चीजों को बहुत ही सरल करने पे विश्वास रखता हूं। जिस समस्या के लिए लोग अपने हाथ को पॉकेट में डाल के कुछ पैसा निकालने के लिए दे दें, वही जेन्युइन समस्या है। बिल्कुल, और कोई जेन्युइन समस्या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए, एंड आई अगेन थैंक्स टू ऑल माय ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंड इफ यू वांट टू हैव एनी अदर पॉइंट जिस पे आपको लगता है कि हम चर्चा कर सकते हैं, द चेंज मेकर शो इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द इंडस्ट्री लीडर्स एंड गाइडिंग टू द यूथ जनरेशन ऑफ इंडिया। तो आप कमेंट में कर सकते हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं किस टॉपिक पे हम आपके लिए और एंटरप्रेन्योर्स या और भी कोई इंडस्ट्री लीडर्स लेके आए। So once again, Nikki ji, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you so much. It was really a great conversation. Thank you.